एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो हम लोग यहाँ पर देखने के लिए जा रहे हैं आज क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है और एक्सरसाइज हमारा होने वाला है 1.3। अब 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखो, साबित करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे बच्चों को इस प्रश्न को करने में काफी समस्याएं होती है, तो हमारी कोशिश है उन समस्याओं को दूर किया जाए। तो अगर हम √5 को अगर अपरिमेय साबित कर पाए तो हमारे लिए क्या आसान हो जाएगा, √2, √3, √5 तो है ही हमारे पास, √7, √11, इन सारे को परिमेय साबित करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। फिर देखो यहाँ से एक बात और यहाँ से समझना, तो हो सकता है कि पहली बार कुछ जगहों पर हो सकता है थोड़ा अटपटा लगे प्रश्न, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझ में नहीं आना है। अब एक बार हम यहाँ √5 को देखेंगे, उसी पैटर्न पर √3 को करना है, √5 को करना है, √7 को करना है, √11 को करना है। जब हम प्रैक्टिस कर पाएंगे ना, तभी जा करके हमको यहाँ से ज्यादा और भी बहुत ज्यादा समझ में आने वाला है। वैसे भी मैथ जो है या कोई भी सब्जेक्ट जो है या कोई भी काम ले लो ना, वो हमारे प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करता है। तो कुछ भी भारी मुश्किल या आसान नहीं होता है। हमारी ताकत क्या है कि हम कोशिश कितना कर रहे हैं, जितना कोशिश करेंगे उतना ज्यादा हम उस काम में बेहतर होते चले जाएंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इस प्रश्न की, तो जरा प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न है हमारे पास, √5 को अपरिमेय संख्या साबित करना है। कंट्राडिक्टरी मेथड का प्रयोग करेंगे। कौन सा मेथड का? कंट्राडिक्टरी मेथड। अब ये क्या होता है? विरोधाभास विधि। मतलब हमको क्या करना है, अगर यहाँ पर बोला जा रहा है कि √5 को अपरिमेय संख्या साबित करो, तो अपने को क्या करना है, पहले यही मान लेते हैं इसका उल्टा। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब अपने को करना क्या है, हमने मान लिया है कि √5 एक परिमेय संख्या, तो हमको अपने आप को ही गलत साबित करना है कि भाई साहब √5 जो है ना अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अगर √5 परिमेय संख्या है तो देखो यहाँ से √5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तब √5 बराबर हम लिख सकते हैं P/Q। अब परिमेय संख्या की परिभाषा से जाएंगे, जहां P और Q क्या है? P और Q पूर्णांक है, Q बराबर 0 नहीं है, तथा P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। अब इन बातों का मतलब एक बार समझ लेते हैं। देखो, किसी भी अगर कोई भी संख्या है, अगर परिमेय संख्या है, तो उसको P/Q फॉर्म में लिखने का मतलब है, जैसे अगर 5 को अगर हम एक परिमेय संख्या लिखे तो इसको 5/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P का मान 5 हो जाता है, A का मान, Q का मान 1 हो जाता है। ठीक है जी। दूसरी बात हमको क्या है, P/Q के फॉर्म में लिखे जहां Q 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, अगर 5/0 लिख देते हैं तो ये परिमेय संख्या हमारा नहीं होगा। तीसरी बात जो इसमें है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। इसका मतलब अगर हम मान लो 2/3 एक संख्या लिखते हैं तो परिमेय होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है। और इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात करेंगे, देखो 1 का गुणनखंड 1 × 2 लिख सकते हैं, 3 का गुणनखंड 1 × 3 लिख सकते हैं। तो इसमें केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी जो कि ऊपर भी है नीचे है वो केवल 1 है। इसके अलावा कोई दूसरा गुणनखंड 2 और 3 में नहीं है। इतनी बातें समझ में आ गई? चलो जी, अब अगर क्या हो, देखो समझते जाओ, बातों को बारीकी से समझते चले जाओ, बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगा। अगर हम इसको अगर थोड़ा सा गुना भाग कर ले, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको 5/1 लिख सकते हैं। कोना कनी गुना कर लेंगे तो क्या होगा, 5 को Q से गुना करो तो √5Q हो जाएगा, बराबर में ये हो जाएगा हमारा P। हो गया जी। चलो, इतना करने के बाद अब करना क्या, अपने को दोनों तरफ वर्ग कर लेना है। √5Q है, इसको भी स्क्वायर लगा लेंगे, यहाँ पर वर्ग कर लेंगे, और P को भी स्क्वायर लगा लेंगे। तो ये हमारे पास आ क्या जाएगा, √5Q² और बराबर में P²। इसको और थोड़ा आगे बढ़ाए तो हम क्या लिख सकते हैं जी, इसको लिख सकते हैं Q² बराबर P² बट्टे में 5। बट्टे में क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अच्छा एक मिनट, इसको इक्वेशन, चलो कोई बात नहीं, इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं।
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पी स्क्वायर को क्यू डिवाइड कर रहा है और डिवाइड करने के बाद अपने को क्यू स्क्वायर मिल रहा है। पी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है जिसके कारण क्यू स्क्वायर मिल रहा है। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अगर पी स्क्वायर को काट रहे 5 से तो क्यू स्क्वायर प्राप्त हो रहा है, तो पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। इसका मतलब ये हुआ कि पी स्क्वायर भी, पी भी जो है हमारा, पी भी क्या होगा, अगर पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। पी भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। ये बात समझो। अब यहां से एक बात समझना है हमको, ये बात जैसे हमने बताया कि अगर हम p बराबर कुछ मान ले, जैसे पी स्क्वायर बट्टे 5 हमने कहा कि पी स्क्वायर जो है वो 5 से विभाज्य है, तो p के जगह पर मान लेते हैं हम 4 रख लेते हैं। p बराबर 4 हो तो 4 का स्क्वायर करेंगे और q की जगह पर हम बदल लेते हैं कुछ और, मान लो 2 से इसमें डिवाइड कर रहे हैं। अगर मान लो 2 से अगर पी स्क्वायर विभाजित है क्योंकि 16 होता है तो बिल्कुल विभाज्य है 8। इसका मतलब है ये 4 भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। यहाँ से दिखने को मिल रहा है ना, तो यही बात यहाँ से समझना है कि पी स्क्वायर यदि 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। चलो जी, बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होगा कि हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं p बराबर, इसके लिख सकते हैं p बराबर 5m। p बराबर 5m बोले तो क्यों लिखा हमने, क्योंकि भाई साहब p जो है ना वो 5 से विभाज्य है, मतलब p के अंदर जो है ना 5 का गुणनखंड है। देखो ये बात समझो यहाँ से, अगर मान लो 20 जो है 5 से विभाज्य है, इसका मतलब 20 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 4 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जहां पर m बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो m का मान तो बदलता रहेगा। अगर दूसरा संख्या ले 50 जो कि 5 से विभाज्य है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 5 गुने 10 हो जाएगा ना। ये यहाँ 5 है और ये m बराबर 10 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं p बराबर 5m। अब देखो यहाँ से p का मान समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 में रखने पर आ जाओ, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे 5, पी स्क्वायर बट्टे 5। अब p का मान क्या है हमारा, p का मान है 5m, यहां से रख लेंगे जी, p का मान 5m है। ये हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर बराबर, यहां से हो जाएगा p का मान है 5m कर लेंगे और का स्क्वायर हो जाएगा ना ये पूरा, बट्टे में 5 हो जाएगा ये, या क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5m का स्क्वायर तो 25m स्क्वायर, 25m स्क्वायर और बट्टे में 5। तो इसका मतलब क्या होगा, काट देंगे तो क्या हो जाएगा ये 25। अब इस साइड भी जगह बचा अपने पास तो इधर देख लेते हैं। देखो यहाँ से लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, 5m स्क्वायर, या m स्क्वायर बराबर जब लिखेंगे तो क्यू स्क्वायर बट्टे में 5 हो जाएगा। अब देखो इसका मतलब क्या है, पहले के तरह यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि क्यू स्क्वायर जो है, इसको समीकरण 2 मान लो, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है कि नहीं है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि इसलिए q जो है वो 5 से भी विभाज्य होगा, 5 से भी विभाज्य होगा। ठीक है। अब अगर समीकरण 1 और 2 से बात करें, समीकरण 1 और 2 से बात करने पर हमको क्या मिलता है, p और q दोनों में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है जी। और हमने क्या माना था, हमने माना था, देखो ऊपर अगर देख पाए तो समझ में आएगा, हमने माना क्या था, हमने माना था
कि P और Q, यहां से देखो गौर से, यहां से देख लो, बातें समझ में आएगी। यहां से देखो, यहां से हमने क्या माना था, ये वाला P और Q पूर्णांक है, Q बराबर 0 नहीं होगा, और P Q में कोई उभयनिष्ठ एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अभी हम साबित क्या हो रहा है, यहाँ पर तो साबित हो रहा है क्या कि P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इसका मतलब जो बात हमने कहा था वो बात गलत साबित हो रहा है। ठीक है जी, लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है, इसलिए √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है जी, अपरिमेय संख्या है। ये हमारा हो गया यहां से साबित, है ना। मजेदार क्वेश्चन था ना, समझ में आया कि नहीं। प्रैक्टिस करोगे और भी आसान हो जाएगा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, इतना नहीं है कि मतलब समझ में ही नहीं है, आएगा जी, आएगा आएगा आएगा। चलो अगले क्वेश्चन को देखें, आ जाओ अगले क्वेश्चन को कर लो। चलो दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, साबित करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या साबित करना है अपने को, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी समस्या इसमें है ही नहीं, बिल्कुल आसानी के साथ हम कर लेंगे। अभी अभी हमने साबित किया है कि √5 जो है ना वो कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आ जाओ देख लेते हैं, फिर कंट्राडिक्टरी मेथड का प्रयोग करेंगे, हल देख लेते हैं। माना कि, फिर वही करना है हमको, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, मान लेते हैं, और इसको हमने माना और अपने आप को ही क्या करना है, अपने को गलत साबित करना है। ठीक है जी, हाँ। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 + 2√5 बराबर हम लिख सकते हैं P/Q, जहां PQ क्या है, P और Q पूर्णांक है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0, और P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है। इतनी बात हमको ध्यान रखना है, तो यह हमने माना। ठीक है, चलो जी, अभी क्या करना है अपने को, अभी करना क्या है, इस 3 को उठा करके दूसरे तरफ ले जाओ। इस 3 को जब दूसरे तरफ उठा कर ले जाओगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2√5 बराबर P/Q, और ये हो जाएगा -3। ठीक है जी, ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा। अब 2√5 यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ से 3 और 1 का अगर एलसीएम लेंगे, Q और 1 का, तो Q हो जाएगा। Q से Q में अगर भाग दे रहे तो 1 हो रहा है, 1 को हम P से गुना करें तो P हो जाएगा, -1 को अगर Q से डिवाइड करे तो Q होगा, Q को 3 से गुना करे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखो 2 गुने √5 है, अगर √2 को अगर इधर लाना चाहे, इधर गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो हम √5 बराबर क्या लिख सकते हैं, √5 बराबर लिख सकते हैं P-3Q बट्टे में Q। समीकरण 1 मान लो। देखने के लिए हमको यहां से क्या मिल रहा है, समीकरण 1 से एक, देखो समीकरण 1 के LHS में √5 है, जो कौन सी संख्या है, जो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। इसी तरह से देखेंगे √5, यहां से देखो आगे आ जाओ, यहां से समीकरण 1 के RHS में देखेंगे, RHS में क्या आ रहा है हमारा, P-3Q/Q है। अब जहां P-3Q पूर्णांक है, ठीक है जी, यहाँ P भी पूर्णांक है, ऊपर माना हुआ है हमने, Q भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है। इसका मतलब क्या होगा, अतः
p माइनस 3q बटे q क्या हो जाएगा, हमारा पूर्णांक हो जाएगा। अभी क्यों पूर्णांक हो रहा है, क्योंकि यदि पूर्णांकों का यदि जोड़ घटा करेंगे ना तो हमको पूर्णांक ही आएगा, कोई दूसरा संख्या नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर देखो, चूंकि जोड़ घटा गुना भाग ही तो करने, पूर्णांकों का यदि जोड़ घटा गुना भाग करे तो पूर्णांक ही आने वाला है। तो p भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है। तो इसका जोड़ घटा और गुना भाग कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक होगा। तो हमको क्या यहां से आ रहा है, अतः समीकरण एक में LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा मानना गलत है। हमारा मानना क्या है, गलत है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। बातें समझ में आई। देखो इस तरह से क्वेश्चन करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, आ जाएगा। इतना भी मुश्किल नहीं है कि समझ में नहीं है और नहीं कर पाए, कर लेंगे जी, आसानी के साथ कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो जी, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आओ जरा बात कर। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि तीसरा नंबर का क्वेश्चन में कुल 3 पार्ट है, और तीनों पार्टों को हम एक एक करके देखेंगे। हम देख लेते हैं प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय संख्या है, और जिसमें से पहला हमको साबित करना है 1/√2। हमको साबित करना है कि 1/2 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो कैसे कर सकते हैं, यदि हमने √5 को अपरिमेय साबित करना सीखा है तो बिल्कुल आसानी के साथ इस क्वेश्चन को तो हम कर सकते हैं। आ जाओ देखें कैसे करें। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, हमको 1/√2 को अपरिमेय साबित करना है। कैसा साबित करना है, अपरिमेय साबित करना है। ठीक है, तो अगर √5 वाला क्वेश्चन अगर देखे हो ना, तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट वहीं से यहाँ पर प्रयोग में आएगा। अगर उस क्वेश्चन को देख लियो तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको कंट्राडिक्शन मेथड से यानी विरोधाभास मेथड से बनाते हैं, विरोधाभास विधि से बनाते हैं। यानी कि जो हमको साबित करने के लिए बोल रहा है ना, उसके ठीक उलट मानते हैं। तो इसको हमको अपरिमेय साबित करना है, तो मान लेते हैं यहां से, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है, एक परिमेय संख्या है, समझो। अब 1/√2 अगर एक परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/√2 बराबर p/q लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। जहां pq क्या होगा, p और q पूर्णांक होगा, p और q क्या होगा, पूर्णांक होगा। q डजंट इक्वल टू 0 और pq का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। ये बातें समझ में आया, 1 है। मतलब p और q को हम काट नहीं सकते, जैसे कि 4/8 को क्या कर सकते हैं, 4 दूनी 8, मतलब क्या, इस ये पहले से कटा हुआ है, इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं, कटेगा ही नहीं, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो इसको इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब अपन कर क्या सकते हैं, देखो अपन क्या कर सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं √2p बराबर q, ये अपन लिख सकते हैं √2p बराबर q। फिर से हमको उसी तरह से करना है, क्या करना है अपने को, यहां से वर्ग कर लेना है। वर्ग करने का मतलब, अगर √2p को क्या करते हैं हम, यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा लेते हैं और यहाँ पर भी स्क्वायर चढ़ा लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब मैथमेटिक्स में होता है ये सब, जोड़ घटा गुना भाग दोनों तरफ कर सकते हैं, वर्ग भी कर सकते हैं। तो वर्ग दोनों तरफ अगर वर्ग कर देते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाता है, हमारे पास मिल जाता है 2p का स्क्वायर बराबर q का स्क्वायर। 2p का स्क्वायर बराबर q का स्क्वायर मिल रहा है यहां से। अब देखो यहां से बात क्या है, यहां से बात क्या है हमारे पास, अब यहां से बात ये है, इसको हम अगर आगे बढ़ाएं ना तो इसको लिख सकते हैं p² बराबर q²/2। अब यहां से निकल क्या रहा है, इसको समीकरण 1 मान लो। यहां से क्या समझ में आ रहा है, यहां से समझ में ये आ रहा है कि q² को 2 विभाजित करता है, q² को 2 विभाजित करता है।
इसका मतलब होगा ये कि Q को भी 2 विभाजित करेगा, Q को भी 2 विभाजित करेगा। ये बात समझ लो, ये बातें हमने पहले की है ना। अगर नहीं समझ में आया तो यहां से देख लो, क्यू स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है। हमने कहा कि Q बराबर 4 मान, और मान लो कि जो हमारा विभाजित करने वाला संख्या है वो 2 है। तो अगर यहाँ से Q का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। 16 को अगर 2 विभाजित कर रहा है ना, तो 4 को भी तो 2 विभाजित कर देगा। यही बात तो हम कह रहे हैं। चलो ये बातें समझ में आ गई। अब इतना के बाद देखो, Q को यदि 2 विभाजित हो रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, Q बराबर 2m लिख सकते हैं। ठीक है, Q बराबर 2m। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2 एक फैक्टर हो गया। अगर Q को 2 विभाजित कर रहा है तो 2Q का एक फैक्टर हो गया, तो इसको लिख सकते हैं ना 2m। नहीं समझ में आ रहा है, यहां समझो। ठीक है, मान लो 4 को या 24 को 2 विभाजित कर रहा है तो इसको लिख सकते हैं ना बुआ 2 गुने 12। अगर मान लो कि 14 को 2 विभाजित कर रहा है तो इसको लिख सकते हैं ना 2 गुने 7। तो देखो यहाँ पर ये तो बदलने वाला चीज है, ये तो बदलने वाला चीज है, लेकिन ये नहीं बदलने, 2 तो नहीं बदलेगा ना। इसको Q बराबर 2m लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, माना कि Q बराबर 2m, है ना। तो यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ तो मान ही लिए है ना, तो करना क्या है, हम यहाँ से देख ले। यहाँ से Q बराबर हमारा क्या हो गया, 2m हो गया। ठीक है, अब आगे देखो करना क्या है। तो Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर अगर Q का मान यदि हम समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या होगा। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टे में 2। अब समझो Q का मान क्या है, यहाँ पर Q का मान 2m है, तो पी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं 2m। Q की जगह पर 2m का स्क्वायर हो जाएगा और बट्टे में 2 हो जाएगा, या पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर बट्टे में 2। इसको काटो, 2 दूनी 4, मतलब पी स्क्वायर बराबर जो है वो निकल के आ रहा है m स्क्वायर बट्टे में 2। समझ में आया, कुछ समझ में आया कि नहीं आया। नहीं नहीं, ये थोड़ा सा गड़बड़ कैलकुलेशन हो गया ना। यहाँ पर देखो मैंने ऊपर काटा है ना, तो ये क्या होगा, यहाँ से ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ना। ऊपर काटा है ना हमने, 2 यहाँ आया है, तो अगर हम m स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो ये लिखेंगे क्या चीज, पी स्क्वायर बट्टे 2। अब यहाँ से हमको समझ में क्या आ रहा है, यहाँ से हमको समझ में ये आया होगा, यहाँ से देखो p को तो विभाजित कर ही सकते हैं। यहाँ से देखो समझ में क्या आ रहा है, यहाँ से समझ में ये आ रहा है कि यहाँ, अच्छा इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 से लिख सकते हैं, समीकरण 2 से कि पी स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, को 2 विभाजित करता है। ठीक है, क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, इसलिए पी को भी क्या करेगा, पी को भी 2 विभाजित करेगा। करेगा कि नहीं करेगा। चलो जी, अब हमने क्या कहा था कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने क्या कहा था कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहां समीकरण 1 और 2 से क्या निकल के आ रहा है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक है, यहां से हम पता चल रहा है ना P और Q में क्या निकल के आ रहा है, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 निकल के आ रहा है, लेकिन हमने क्या माना था, P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए लिख सकते हैं हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है। ठीक है, √2 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, 1/√2, 1/√2 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा साबित। ठीक है,
तो देखो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है साबित करना है अपने को 7√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको भी जो हम साबित करने वाले हैं वो साबित करने वाले हैं कंट्राडिक्शन मेथड यानी कि विरोधाभास विधि से। इसमें करते क्या है, जो हमको साबित करना है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक इसके उलट में हमको मान लेना है कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है जी, ये हमको मान लेना है 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब 7√5 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तब इसको हम लिख सकते हैं कि 7√5 बराबर पी और बट्टे में क्यू, ऐसा लिख सकते हैं। जहां क्या होगा, जहां पी और क्यू पूर्णांक होगा, पी क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है, पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा या नहीं। देखो यहां से बातों को समझो, अगर हम लिख रहे हैं कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब ये इस रूप में होगा 3/5। लेकिन इसी को दूसरे रूप में लिख सकते हैं 6/10। तो इसमें अभी कितना है, 2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये कट जाएगा, ये नहीं कटने वाला है। दूसरी बात है कि अगर हम लिख रहे हैं 3/5 तो इसमें 3 भी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है, इसलिए ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो कोई भी परिमेय संख्या होगा ना, वो किस रूप में होगा, P/Q की फॉर्म में होगा, जहां PQ पूर्णांक होगा। तो इसके इस रूप में लिख सकते हैं जी। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे ना, तो 7 और √5 गुणाम है, इसको अगर उठा के इधर लाए, दाहिना साइड में लाएंगे तो उधर भाग में हो जाएगा। तो √5 बराबर हम लिख सकते हैं P/7Q, क्या लिख सकते हैं, P/7Q। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अभी देखो इस समीकरण यानी कि समीकरण 1 के LHS में देखेंगे, समीकरण 1 के LHS में कितना है, √5 है जो अपरिमेय संख्या है। तो कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, जो अपरिमेय संख्या है। दूसरी बात जो हमको ध्यान देना है, यहां से दूसरी बात जो हमको ध्यान देना है वो है कि एक के समीकरण 1 के RHS में देखो, समीकरण 1 के RHS में क्या दिया हुआ है, समीकरण 1 के RHS में P/7Q है, क्या है, P/7Q है। जहां देखो P, Q और 7 सारा का सारा क्या है, पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब P/7Q क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है जी, क्योंकि पूर्णांक संख्या का जोड़ घटा गुना भाग करेंगे तो क्या क्या आएगा, हमको पूर्णांक संख्या ही मिलेगा। और पूर्णांक संख्या बट्टे में पूर्णांक संख्या लिखेंगे तो परिमेय संख्या हमको मिल जाएगा, सीधी सी बात है। अतः समीकरण 1 में देखेंगे, समीकरण 1 में LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब LHS और RHS में दोनों अलग अलग मान मिल रहे हैं ना, इसलिए हमारा मानना गलत था, हमारा मानना गलत है। और ये जो संख्या लिखा हुआ है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो बहुत ही आसानी के साथ हम इस क्वेश्चन को कर पाए हैं, ज्यादा समस्या इसमें नहीं है। चलो जी अगले क्वेश्चन को देख लें, आ जाओ। तो देखो यहाँ से तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध करना है हमको 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कौन सी संख्या है ये, अपरिमेय संख्या है। देखो यहाँ से संख्या है, पहले ये हमको सिद्ध करना है। तो इस तरह के प्रश्न जितने भी होते हैं उसको हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड यानी कि विरोधाभास विधि से हम लोग हल करते हैं। अब ये विधि क्या होता है, अगर हमको साबित करना है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है तो हम इसका उल्टा मान लेते हैं कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, मान लेंगे जी ये परिमेय संख्या है।
अच्छा, हमने ये मान लिया कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अब हमको पता क्या है, अगर कोई परिमेय संख्या है इसको p बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ तब 6 प्लस रूट 2 बराबर हम लिख सकते हैं p बटे क्यू, जहां पर p और q क्या है, p और q पूर्णांक है, q बराबर 0 नहीं है, और p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 है। ठीक है, ये बात ध्यान रख। कुछ बातें जो समझना है हमको, कोई भी संख्या जैसे 3/5 है तो ये परिमेय संख्या कब होगा, जब यहां से 3 और 5 दोनों पूर्णांक हो। पूर्णांक संख्या क्या होता है, जितने भी माइनस में और जितने भी प्लस में और इसके अलावा 0 जो भी संख्या है ये पूर्णांक में हो जाते हैं, बट्टा में ना हो, रूट में ना हो। यदि p और q दोनों की जगह पर यदि ये सारी संख्याएं आती है, से 3 4 5 6 आ जाएगा, इधर से 4 5 6 7 8 माइनस में भी आएगा, तो ये सारी संख्याएं आएंगी तो ये परिमेय संख्या होगा। दूसरी बात, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होने का मतलब है जैसे 3/5 है तो यहाँ पर देखो दोनों में कॉमन पार्ट कितना है, ऊपर और नीचे के गुणनखंड में कुछ भी कॉमन, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम लिख दे 6/10 तो यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड ऊपर में कितना आ रहा है, 5 होगा ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ रहा है। तो ये बातें कुछ समझने वाली बातें थी। अब देखो यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से अपन ये 6 को क्या कर सकते हैं, दूसरे तरफ ले जा सकते हैं। यहां से लिख सकते हैं √2 बराबर p बट्टे क्यू और माइनस में 6। ठीक है, इसको थोड़ा और हल करें तो √2 बराबर क्यू एलसीएम हो जाएगा p माइनस, अब इसके नीचे में 1 है, q और 1 का एलसीएम q हो जाएगा, q से q में भाग देंगे 1 को p से गुना करेंगे p हो जाएगा, माइनस है तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर ले लिए, फिर 1 से अगर डिवाइड करते q को तो q ही होगा, और q को 6 से गुना करें ये होगा 6k। इसको समीकरण 1 मान लो। अब यहाँ पर देखते हैं समीकरण 1 के LHS में, समीकरण 1 के LHS में √2 है जो कि एक अपरिमेय संख्या, ये हमको पता है कि नहीं पता है, पता है ना, अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी। दूसरी बात है यहां पर समीकरण 1 के RHS में, समीकरण 1 के RHS में p माइनस 6q बट्टे q है, जहां p 6q पूर्णांक है, अतः ये जो होगा p माइनस 6q, ये p हो जाएगा p माइनस 6q बट्टे में q, ये परिमेय संख्या होगा, परिमेय होगा। क्यों, क्योंकि पूर्णांक संख्या का जोड़ घटा गुना भाग करेंगे तो वो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। इस तरह हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है, इस तरह समीकरण 1 में LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, यानी LHS RHS के बराबर नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता, हमने जो माना था हमारी मान्यता गलत है। और इस तरह से जो हमारा निकल के आ रहा है ना कि रूट क्या है हमारा जी, ये क्या है 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलेंगे अगले एक्सरसाइज।